हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइंस की। ये वही करेंसी है जिसका रेट 2015 में 21,000 रुपया था सिर्फ, और वहीं 8 जनवरी 2021 में इसका रेट 29 लाख हो गया है। अब इससे पहले तुम बोलो तिच्चा माइला कहीं इस पे तो लक्ष्मी चिट फंड नहीं चलता है। लेट मी एक्सप्लेन। बात यह है कि 6 साल में यहाँ पर पैसा 138 टाइम्स बढ़ा है। ये राजू, ये बिटकॉइन शिटकॉइन तो हमारे गवर्नमेंट ने बंद करके रखा है ना, बैन किया है ना। ये तो लीगल है अपने कंट्री में। एक और एक शौक दूं, बिटकॉइंस तो हमारे इंडिया में कभी बैन ही नहीं था और ना ही किसी ने इसको इलीगल घोषित किया। इनफैक्ट लोग तो पेपैल जैसी बड़ी वेबसाइट्स पर भी बिटकॉइंस एक्सचेंज किया करते थे, और इसीलिए अगर इलीगल या बैन होता तो पेपैल ये अलाउ ही क्यों करता। देखो, प्रॉब्लम ये हुआ कि 2018 में आरबीआई ने सारे बैंक्स को ये ऑर्डर दिया था कि जो भी कंपनीज वेबसाइट और प्लेटफॉर्म्स बिटकॉइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका बैंक से एक्सेस को कैंसिल कर दो। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। इस पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि बिटकॉइंस बैंड है या फिर वो इलीगल है। ये राजू, ये साले बैंक वालों को लोटा फेंक के मार। वेल, सीधी सी बात है, इन लोग ने हमें गुमराह किया है। बट 2020 में जब कुछ लोग ये केस लेके सुप्रीम कोर्ट गए, तब सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को ये बोल दिया कि हमारे संविधान के 19(1)(g) के अनुसार हमें ये अधिकार है कोई भी बिजनेस या ऑक्यूपेशन या ट्रेड करने का। और आरबीआई ने जो एक्सेस डिनाई किया था वो हमारे संविधान के खिलाफ था, और इसीलिए उन्हें अब सबको एक्सेस देना होगा। एंड फाइनली 4 मार्च 2020 में ये क्लियरली डिक्लेयर हो गया कि हम इंडिया में भी बिटकॉइंस पे ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि आरबीआई असल में बिटकॉइंस के खिलाफ क्यों थी? और आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बाय द वे, अगर आपको नहीं पता तो। वेल, काइंड ऑफ इसके सवाल में इसका जवाब है, कोई किसी के खिलाफ क्यों होता है जब उन्हें धोखा मिलता है, राइट? जो कि आरबीआई को मिला था अमित भारद्वाज के द्वारा। इन महान व्यक्ति ने खुद का क्रिप्टो करेंसी डेवलप कर लिया था और पब्लिक में यह अफवाह फैलाने लगा कि ये एक लीगल क्रिप्टो करेंसी है, इसे बाय करो और सेल करो। लोगों ने आंखें बंद करके इस पे विश्वास भी किया, और इस पूरे के पूरे कांड में इसने 2000 करोड़ छापे। देवा, जमाना कितना खराब है। पर ये सुन के डरने का नहीं, मियां है ना, इथे थोड़ी देर में तुम्हारा गाइड करना लीगली बिटकॉइन कहां से और कैसे खरीदना और बेचना और मुनाफा कमाना। बट इससे पहले और भी कुछ ट्रस्ट इश्यूज थे आरबीआई को बिटकॉइंस को लेकर, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल करेंसी है ना, वो कंट्रोल की जाती है गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के द्वारा, और इसीलिए तो हमारे कोई भी 10, 20, 50, 100 या 500 के नोट के बीच में ये क्लियरली लिखा होता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ सो एंड सो अमाउंट, और इस पे हमारे गवर्नर की ऑफिशियल साइन होती है, और साथ ही आरबीआई का स्टैंप होता है, और ऊपर ये भी लिखा होता है गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पर बिटकॉइन एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जो किसी भी बैंक या फिर गवर्नमेंट से लिंक्ड नहीं होती है। उस पे किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं होता, ना ही कोई ये जानता है कि इसके रेगुलेशन पे कोई ध्यान देता भी है या नहीं। अगर तुम्हारे पैसे डूब गए तो तुम किसके पास जाओगे, और इसका ना ही कोई जिक्र है कहीं पे और ना ही कोई बताता है। पर असल में ये मेन रीजन तो था ही नहीं। सारे बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज बिटकॉइंस के अगेंस्ट जा रहे थे, क्योंकि इससे उन्हें बहुत घाटा हो रहा था। उन्हें टैक्स नहीं मिल रहा था। और नहीं समझ में आया ना मैंने क्या बोला? वेल, सिंपल भाषा में बताता हूं, जब सभी को ये पता चला कि बिटकॉइंस पे ना तो कोई बैंक ना गवर्नमेंट, किसी का भी कोई रेगुलेशन नहीं है, तो सभी ने इंटरनेशनल या नेशनल ट्रांजैक्शंस बिटकॉइंस के जरिए ही करना शुरू कर दिया। जब बैंक या गवर्नमेंट नहीं है तो इसका मतलब साफ है, हमें कोई भी टैक्सेस नहीं भरने हैं, सिर्फ और सिर्फ वो मेन अमाउंट भेजना है। और बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज को ये देख के भारी धक्का लगा, क्योंकि उनका बिजनेस उन्हें घाटे में जाते हुए दिख रहा था, और इसीलिए वो लोग भी बिटकॉइन की अपोजिशन पार्टी बना के बैठ गए। बट जैसे वी ऑल नो, उनका ऑपोजिशन तो ज्यादा दिन चला नहीं। इतनी सारी राम कहानी के बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आया कि बिटकॉइन असल में है क्या, तो मैं समझाता हूँ। वेल, इसे तुम डिजिटल गोल्ड यानी कि सोना समझ सकते हो। आज इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, फिर तुम्हारे पैसे दिन दुगना रात चौगुना होते जाएंगे। एक ना एक दिन हजारपति से करोड़पति पक्का, अगर सही टाइम तक इन्वेस्ट करते रहे तो, और मार्केट कंडीशन सही रहे तो। बट अब सवाल ये उठता है कि ये वर्चुअल करेंसी आखिरकार आया कहां से, किसने बनाया और क्यों बनाया, है ना वाजिब सवाल ये सारे। वेल, एक एक करके चलो सारे सवालों के जवाब देता हूं। बिटकॉइन को इन्वेंट किया था सबसे पहले 2008 में सतोशी नाकामोटो ने। पर हाँ, एक और एक बात बता दूं कि आज तक किसी को ये नहीं पता कि इंसान है कौन, और जो भी इंसान है उसने बिटकॉइन को इन्वेंट करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप हर एक छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन, डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को यूं चुटकियों में ट्रेस कर सकते हो। जब चाहो जहां चाहो डेटा मंगवा लो, और आपको आपके पूर्वजों के द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन का भी डेटा मिल जाएगा। उतना ट्रेसेबल है ये, मतलब इसमें घपला करना इज इक्वल टू इम्पॉसिबल।
इम्पॉसिबल इनटू 1000। और अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का नाम ही ब्लॉकचेन है तो तुम्हें एक आइडिया हो गया होगा कि इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स में भी हो सकते हैं, है ना, जिन्हें में भी एक चेन में एक के बाद एक अरेंज कर दिया गया है। वेल, यू आर राइट, यहाँ हर एक ब्लॉक एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। पर अगर हम बात करें एक सिंगल ब्लॉक की तो ये ब्लॉक्स बने हुए हैं डेटा, हैश और हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक से। आई नो थोड़ा टेक्निकल हो गया है ना, तो रुको इसे भी इजी भाषा में समझाता हूँ। डेटा यानी किसने किसको कितने बिटकॉइंस ट्रांसफर किए, मतलब सेंडर और रिसीवर का सारा इंफॉर्मेशन। और हैश एक टाइप की सिक्योरिटी है, सेम एज अपनी फिंगरप्रिंट को कंसीडर कर लो, मतलब तुम्हारे डेटा के साथ एक क्रिप्टो कोड को मिक्स किया जाता है जिसे ही हम हैश कहते हैं। और इसीलिए ताकि कोई भी हैकर किसी भी यूजर का डेटा नहीं निकाल सके। फाइनली हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक का मतलब पहले वाले ब्लॉक का भी क्रिप्टो कोड ब्लॉक में ही होगा। तो चलो अभी क्योंकि मैंने टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया है तो ये भी बता ही देता हूं कि इसके फायदे क्या हैं। वेल फ्रेंड्स, इसका मेजर फायदा ये है कि इस टेक्नोलॉजी में डेटा के साथ कुछ भी छेड़खानी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड जेन्युइनली किसी को भी इस टेक्नोलॉजी में जरा सी भी उंगली करनी है तो जन्मों जन्म बिट जाएंगे, पर उसका काम कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करती है P2P यानी कि पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी। और अब इससे पहले में भी आप बोलो ये क्या नया शिट है, लेट मी एक्सप्लेन। देखो नॉर्मली जो आपका नॉर्मल वाला इंटरनेट है उस पे जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो आपके सर्वर और क्लाइंट के बेसिस पर चलती है। फॉर एग्जांपल तुम और गूगल, तुम हमेशा गूगल के पास से इंफॉर्मेशन मांगते हो जो वो तुम्हें डेटा है, मतलब इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिर्फ वन वे ही चलता है। ऐसा नहीं होता कि कभी गूगल ने तुमसे कोई इंफॉर्मेशन मांगा हो, और इसीलिए पूरे सिचुएशन में तुम क्लाइंट हो और गूगल तुम्हारा सर्वर है। बट अगर तुम शेयर इट या फिर ब्लूटूथ की बात करो तो इसमें तो तुम सामने वाले से डेटा, फॉर एग्जांपल वीडियो, इमेज या ऐप कुछ भी ले सकते हो, है ना। मतलब अगर तुम डेटा ले रहे हो तो तुम क्लाइंट और सामने वाला सर्वर, और अब अगर तुम डेटा भेज रहे हो तो तुम सर्वर और सामने वाला तुम्हारा क्लाइंट। और इसी टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं P2P टेक्नोलॉजी, जिस पे टोरेंट भी बेस्ड है। यहां पर तुम सर्वर और क्लाइंट दोनों की तरह बिहेव कर सकते हो, और इसीलिए इसका यूज बिटकॉइंस में हुआ, क्योंकि बिटकॉइंस में काफी लोग ट्रेड करते हैं और काफी लोग इन्वेस्ट, काफी सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है एक P2P नेटवर्क में, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसी का फायदा उठाती है। बिटकॉइन रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल ट्रांजैक्शन होगा तो ब्लॉकचेन उसका नया ब्लॉक बना के नेटवर्किंग में मौजूद सभी को भेज देगा। और डेटा टैंपरिंग करने वाले लोग क्या करते हैं, सर्वर में मौजूद डेटा को बदल देते हैं, है ना। और इसीलिए वो लोग ब्लॉकचेन में डेटा को टैंपर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें वो P2P नेटवर्क में मौजूद सारे लोगों के पीसी को हैक करके सभी में मैन्युअली डेटा को टैंपर करना होगा, वरना वो आसानी से पकड़ा जाएगा। और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी में बदमाशी के चांसेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम भी आती है, इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसे नहीं तो भी 10 मिनट लग ही जाते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी चेक करने में कंप्यूटर्स को टाइम लग जाता है। और इसीलिए इसे फॉरेन कंट्रीज जैसे कि यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया में अल्टरनेटिव करेंसी के जैसे भी लोग यूज करते हैं। अगर पैसे नहीं है तो पेटीएम के जैसे डिजिटली बिटकॉइंस में पेमेंट कर लो। और वहीं पर हमारे इंडिया में कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर बहुत ही कम लोग इसे यूज करते हैं, और जो लोग यूज भी करते हैं वो भी मोस्टली फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस ओनली। और अब फ्रेंड्स, इतना बड़ा भाषण अगर दे ही दिया है तो तुम्हें मैं ये भी बता दूं कि लोग बिटकॉइंस में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, और कैसे तुम भी इन्वेस्ट कर सकते हो अगर तुम्हें ये सही इन्वेस्टमेंट लगे तो। और मेरे हिसाब से बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करना एक अच्छा आइडिया है, लेकिन उसके लिए आपके पास थोड़ा सा भी मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। ये बात तो तय है कि बिटकॉइन के जैसा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट